जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है मूर्त पुरस्कार, ऑप्शन सी है सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन डी है सामाजिक अलगाव। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकर्मी सहयोग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सहकर्मी सहयोग पीयर कोलैबोरेशन होता है, यह बच्चों के जो संकल्पनात्मक योग्यताएं होते हैं इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, निभाता है। व्याख्या भी है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों के साथ काम करने से कक्षा में जो सकारात्मक संबंध होता है ये विकसित करने में मदद उन्हें मिलती है, जैसे कि दूसरों के साथ काम करना, सहयोग करना, सुनना और नेतृत्व करना। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि जो सहकर्मी सहयोग होता है ये बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के में महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो प्ले करता है, क्योंकि जो हम साथियों के साथ काम करते हैं तो हम उनसे जो होते हैं वो सकारात्मक संबंध विकसित करने में हमें मदद मिलती है। मतलब हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, इससे हमारे सामाजिक संबंध भी अच्छे होते हैं, बच्चों को हम समझते भी हैं, मतलब बच्चे एक दूसरे को समझते भी हैं और सहयोग से काम करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन ए है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है परगनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है जीववादी चिंतन, ऑप्शन डी है केंद्रीयन। यानी कि 4 साल की है अर्पणा, वो क्या करती है, वो कहती है कि मेरा एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को साथ में बांधने में वो मदद करता है। तो ये छोटी सी है, तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या दर्शा रही है, तो उसकी सोच एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी कि जीववादी चिंतन को दर्शा रही है। व्याख्या भी है कि जब 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि शर्ट को साथ में बांधने का कार्य कर रहा है, तो ये उसके बच्चे की जीववादी सोच को दर्शा रहा है। ठीक है, ये निर्जीव वस्तुओं में भी क्या सोचता है कि उसमें भी जीवन है, यानी कि जीवित प्राणी है। बच्चे कहते नहीं है कि अगर वो लड़खड़ा जाए तो चोट लगे, दीदी धरती ने माता ने मुझे चोट मार दी, नहीं मारो, या फिर कहते हैं पेड़ की वजह से मेरे चोट लगी, पेड़ को मारो, कुर्सी ने मुझे चोट मारी, कुर्सी को मारो। वो समझते हैं कि इनमें जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी इनर स्पीच। ऑप्शन ए है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ऑप्शन बी है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ऑप्शन डी है विकासात्मक देरी का संकेत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, यानी बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है। व्याख्या भी है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो होता है वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। इसके अनुसार बालक अपने जो व्यवहार होता है उसको नियोजित निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो व्यवहार होता है उसको नियोजित और निर्देशित करने के लिए लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर के एक दर्शन शास्त्री के पास डेढ़ प्रकार की बुद्धि, मूर्तिकार के पास डेढ़ प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा है। ऑप्शन ए है अंतःव्यक्तित्व भाषिक, ऑप्शन बी है भाषिक अंतःव्यक्तित्व, ऑप्शन सी है दिक् स्थान अंतःव्यक्ति, ऑप्शन डी है अंतःव्यक्ति और दिक् स्थान। तो जो जी हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। इसमें पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि है और मूर्तिकार के पास कौन सी है। डी अंतःव्यक्ति दिक् स्थान। एक जो दर्शन शास्त्री है इसके पास अंतःव्यक्ति इंट्रापर्सनल और जो मूर्तिकार है इसके पास दिक् स्थान यानी कि स्पेटिकल बुद्धि होती है। व्याख्या भी है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होती है, बहुआयामी और इसके कई सारे पहलू होते हैं शामिल। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई थी जो एक दूसरे से कैसी होती है,
स्वतंत्र और प्रतिक्रियाशील होने के ढंग भी इसके अलग अलग होते हैं। जो दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्तित्व और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान बुद्धि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशंस ऑफ फेलर। ऑप्शन ए कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरे ध्यान भटका रहे थे। ऑप्शन बी है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। थर्ड है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने प्रयुक्त पढ़ाई नहीं की। और फोर्थ है कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि शिक्षक पक्षपाती था या उसने मेरे साथ पक्षपात किया। ये असली कारण यही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने प्रयुक्त पढ़ाई नहीं की थी। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। ये विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होता है क्योंकि आंतरिक आरोपण में व्यक्ति अपनी सफलता विफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। आंतरिक आरोपण मतलब ऐसा आरोपण जिसके लिए व्यक्ति जो हो वो स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है, सफलता के लिए भी और असफलता के लिए, उसे ये आंतरिक आरोपण कहते हैं। तो मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, यह एक आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें व्यक्ति जो होगा वो अपने आप पर विचार करेगा। ऑप्शन ए है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली है। ऑप्शन बी है कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन सी है कि क्रिया की परिभाषा क्या है। और ऑप्शन डी है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। व्याख्या भी है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ये एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रश्न मुक्त अंत या फिर खुले वाले प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं जिसके उत्तर हाँ या ना पर आधारित ना होकर मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये होता है कि इसमें विद्यार्थी सिर्फ हाँ या ना, MCQ टाइप, यस या नो, या सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसमें आप फ्री हैं अपने तरीके से सोचने के लिए कि आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर ही उसका आंसर देगा और हर एक विद्यार्थी की समझ जो है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यानी कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि जो लड़कियां होंगी वो तो गुड़ियाँ खेलेंगी कि मैं तो गुड़ियाँ खेलूँगा, और जबकि लड़के होते हैं वो कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यानी कि बच्चे जो होते हैं विशेष संस्कृतियों के आधार पर जानकारी को व्यवस्थित करके उसके अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार। तो ऑप्शन ए है कि ये इज ट्रू बट बी आर इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है ए एंड आर आर फॉल्स, यानी ये और दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। थर्ड है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और फोर्थ है कि और दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि और दोनों सही भी हैं और बिल्कुल सही उनकी व्याख्या कर भी रहा है। व्याख्या है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में जो लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों को पसंद करती हैं खिलौने के रूप में, लड़के कारों को खेलना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार ही क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ना है, सही विकल्प चयन करना है। विकथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन ए है कि ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत हैं। थर्ड है कि ए और दोनों सही तो है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। और फोर्थ है सही है पर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो हैं और सही व्याख्या भी बिल्कुल कर रहे हैं। व्याख्या भी है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और जो कौशल होता है उसको विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। यानी कि जो टीचर्स होते हैं और जो उसके ग्रुप में बच्चे होते हैं, बाकी लोग उनके दोस्त वगैरह होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनकी जो समझ है और कौशल है उसको देख सकते हैं, उसी हिसाब से उसे मदद भी प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने विकास का एक प्रमुख घटक होता है। यानी समाज में अगर अच्छे से संपर्क होगा तो वो अच्छे से सीख पाएंगे ना। इसीलिए विकल्प सी सही है कि सही भी और व्याख्या भी बिल्कुल सही से कर रहा है। नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन बी है कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। थर्ड है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाते हैं। और फोर्थ है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा विकास है ये संज्ञानात्मक विकास को कैसा बनाता है, सुगम बनाता है। ठीक है, आसान बनाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास किसको, संज्ञानात्मक विकास को। व्याख्या भी है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम यानी कि आसान बनाता है। सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास के लिए मौलिक होता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत की संस्कृति विशिष्ट उपकरण भाषा और विचार पर निर्भर समवस्थ विकास क्षेत्र जैसी अवधारणा से कैसे हैं, युक्त हैं। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास को कैसे बनाएगा, सुगम यानी क्या आसान। समाज में संपर्क होना ये संज्ञानात्मक विकास के लिए कैसा होता है, मौलिक। इसके अतिरिक्त वाइगोत्स्की का सिद्धांत सांस्कृतिक विशिष्ट उपकरण भाषा और विचार पर निर्भरता समवस्थ यानी कि ZPD जॉन पॉप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जैसी अवधारणा से कैसे होते हैं, युक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक वितर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी है पूर्व पारंपरिक स्तर और ऑप्शन डी है पारंपरिक स्तर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर। व्याख्या भी है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और इसने 3 स्तरों को 6 चरणों में विभाजित किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसका विकास किया है, नैतिक विकास के सिद्धांत का। और इसने क्या किया, इसने 3 स्तरों को 6 चरणों में बांटा यानी कि प्रत्येक स्तर के 2 चरण होते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास कोहलबर्ग के पारंपरिक चरण सामाजिक अपेक्षाएं जो भूमिकाएं होती है उसका खरा उतरने पर क्या है, केंद्रित। कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है, यानी कि बच्चों में जो समस्या समाधान कौशल है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव वे क्या है। ऑप्शन ए है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर दें, यानी कि हम उन्हें क्या दें कि बुद्धि को मंथन करने के लिए और हम वो अच्छे से अनुमान लगा सकें उसके हम उन्हें अवसर प्रदान करें। सेकंड है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। जो स्वतंत्र चिंतन होता है उसको हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।
थर्ड है कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए लेकिन कठिन समस्याओं से बचने के लिए नहीं, उनसे निपटने के लिए। फोर्थ है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, बिल्कुल भी नहीं, तैयार समाधान उपलब्ध नहीं करना बल्कि उन्हें स्वयं सोचने के अवसर देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज दिमाग लगाने के क्या देना अवसर। ठीक है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करें। व्याख्या है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसको बढ़ाने के लिए हम उन्हें बुद्धि मंथन प्रदान करें और सहज अनुमान लगाने की अपॉर्चुनिटीज भी दें। इसके द्वारा बालक अपनी जो कल्पना है, रचनात्मकता है, आलोचनात्मक सोच है, कौशल और तर्क शक्ति का भी अपने अंदर प्रयोग करते हैं, यानी कि वो अपनी इमेजिनरी पावर, क्रिएटिविटी और बाकी सभी थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से बच्चों के अंदर ये डेवलप भी होंगी अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचेंगे। नेक्स्ट है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल प्रदान करता है, लेकिन कि अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, यानी कि किसको अगर हम अधिगम को लर्निंग को एक उत्पाद के रूप में देखें प्रक्रिया के बजाय, नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है, नेगेटिव में लग रहा है। सेकेंड है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, नहीं, शिक्षक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। थर्ड है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, और फोर्थ है आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्वन पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। व्याख्या भी है कि अनुभवात्मक अधिगम एक अर्थ है अनुभव या अवलोकन पर आधारित या शामिल अधिगम। ये इस विचार पर आधारित होता है कि लोग स्वयं चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर विचार करके सबसे अच्छा सीखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल और आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। वे कथन है कि शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण है कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। फर्स्ट है कि इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि और दोनों गलत हैं। थर्ड है कि ये और दोनों सही है और सही व्याख्या है। फोर्थ है सही तो है पर व्याख्या सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और सही और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक कर रहा है। शिक्षक को सार्थक वातावरण प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को कैसा वातावरण प्रदान करना चाहिए? एनवायरनमेंट सार्थक, जिसमें सभी बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात होती है कि हमें बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो सार्थक और बच्चे जिसमें अच्छे से सीख सकें, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर जो होती है वो सीखने की आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और वो सक्षम भी होते हैं सीखने के लिए। अगर हम उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे तो वो सीख पाएंगे। वहीं अगर हम हर समय ऐसे माहौल रखेंगे कि हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहे तो बच्चे क्या चाह कर भी नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन ए है गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है वर्गीकरण, ऑप्शन डी है वैचारिकता। आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। ये प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, जबकि संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता ये सभी के सभी देती हैं योगदान। व्याख्या है कि संगठन, वर्गीकरण और वैचारिकता प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान देते हैं, जबकि गैर प्रासंगिकरण का इसमें कोई योगदान नहीं होता।
प्रक्रिया अधिगम के द्वारा व्यवहार को नई अलग अलग क्षमताओं के अलावा उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा भी संशोधित की जाती है जो किसी व्यक्ति में पहले से कैसे होती है, पहले से उसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थूल गति कौशल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोस मोटर स्किल। ऑप्शन ए है कि एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, दूसरा होता है बुनाई, तीसरा तैरना और चौथा है कि एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैरना। ठीक है, तैरना एक स्थूल गति कौशल होता है। व्याख्या भी है कि स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रोस मस्तिष्क वे होते हैं जिनमें बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं होती हैं जो शिशु अपनी बाजू, अपने पैर और पूरे शरीर के जरिए करता है, जैसे कि तैरना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना। ये सभी ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गति कौशल के उदाहरण हैं। आपसे पूछे कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, तो वे एक्टिविटीज यानी कि वे गतिविधियां जिसमें शिशु अपने पूरे शरीर के द्वारा कार्य करता है, अपने बाजू पैरों के द्वारा, जैसे कि वो तैरता है, जो घुटने होते हैं उनके बल चलता है, खड़े होकर चलता है, दौड़ता है, कूदता है। तो ये सभी ग्रोस मोटर यानी स्थूल गति कौशल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है कि भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डेस और डेस के सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डेस एंड डेस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है विभेदीकरण सरल से जटिल या फिर एकीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन बी है एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन सी है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी और फोर्थ है समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहर। सी आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। व्याख्या भी है कि भौतिक वृद्धि और जो विकास है वह विकास के शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का क्या करते हैं पालन। शीर्षगामी यानी कि अवरोही मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम का अर्थ होता है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र और सबसे अंत में पीठ क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास करना। इसी तरह से समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर, निकट से दूर के नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश वाइल इन मिडल चाइल्डहुड ग्रोथ इज डैश एंड थिंकिंग इज डैश। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। ऑप्शन ए है धीमी तार्किक स्तर है आत्म केंद्रित। ऑप्शन बी है धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित स्तर है तार्किक। ऑप्शन सी है स्तर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी और तार्किक। फोर्थ है स्तर तार्किक धीमी और आत्म केंद्रित। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्तर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी और तार्किक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो स्तर होती है और सोच होती है वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है धीमी होती है और सोच कैसी होती है तार्किक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो धीमी है और सोच कैसी है तार्किक है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डेस है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है पारगमन। ऑप्शन बी है कारण परिणाम का विश्लेषण कारण कार्य संबंध। ऑप्शन सी है केंद्रीयन और ऑप्शन डी है विकेंद्रीयन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीयन। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन यानी सेंट्रेशन होता है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता है संदर्भित करता है। व्याख्या भी है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान को केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित
करता है। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे जीन पियाजे जी थे उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएँ दी थीं। एक था हमारी संवेदीगामक चरण जो 0 से 2 वर्ष तक था। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक चरण जो 2 से 7 वर्ष तक था। तीसरा था मूल संक्रियात्मक चरण जो 7 से 11 वर्ष तक था और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक चरण जो 11 से 18 या above था। तो इसमें से जो हमारी ये पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की बात की है जिसमें से एक मुख्य विशेषता उसकी केंद्रीयन होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। सेकेंड है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। थर्ड है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। फोर्थ है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधारने के लिए किया जा सकता है। सबसे अच्छा ऑप्शन डी ही है, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। यानी कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम को सुधारने के लिए किया जा सकता है। व्याख्या भी है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम उनके लर्निंग में सुधार के लिए किया जा सकता है। बच्चों को अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक छात्र को अध्ययन में उसकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना आदि है। नेक्स्ट है कि किसी आयु के बच्चे शब्दों की खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है। ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष में बच्चे में बच शब्दों के खेल शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को वो पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल क्या हो, शामिल हो। व्याख्या भी है कि 7 वर्ष की आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल क्या हो, शामिल हो। यह प्रवृत्ति बालकों में पाई जाने वाली जो जिज्ञासा, अभिरुचि और नवीनता के प्रति उनका आकर्षण के कारण होती है। ये प्रवृत्ति कैसी होती है? जो बालक होते हैं उनके अंदर जो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, अभिरुचि एंड इंटरेस्ट और नवीनता के प्रति उनका जो आकर्षण होता है उसके कारण ही होती है। बालकों के पठन की अभिरुचि के विषयों को प्रोत्साहन देकर उनमें पठन कौशल का विकास किया जाता है। यानी कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाकर हम ये कर सकते हैं, पठन कौशल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि केरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन ए है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, ऑप्शन बी है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी है नारीवादी दृष्टिकोण से और ऑप्शन डी है अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। तो हमने देखा था कि वो नारीवादी दृष्टिकोण के कारण इन्होंने आलोचना की थी फ्रॉम ए फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। व्याख्या भी है कि जो कैरल गिलिगन थे उन्होंने कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था इसकी आलोचना की थी क्योंकि उनका यह मानना था कि कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है वो महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से कैसा है, पक्षपाती है। ये नैतिक विकास पर गिलिगन का शोध इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं और संबंधों से महिलाओं की नैतिकता जो होती है वो कैसे प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा है कि शेषावस्था में समाजीकरण की डेढ़ संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डेढ़ संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है, शेष अवस्था में समाजीकरण की प्राथमिक यानी कि प्राइमरी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक यानी कि जो सेकेंडरी संस्थाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। व्याख्या भी है कि शेष अवस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं जरूरी हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं इम्पोर्टेंट होती
होती हैं। नेक्स्ट है कि डिस्ग्राफिया इज़ा डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन ए है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान, अभाव और आवेगशील व्यवहार है। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है जिसकी विशेषता होती है ध्यान, अभाव और आवेगशील व्यवहार करना। सेकेंड है कि एक भाषा विकार होती है जिसकी विशेषता होती है कि जो हकला रहे हैं उनके उच्चारण में त्रुटियों को करना। थर्ड है कि गतियुक्त विकार होता है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीवादिता होती है। फोर्थ है एक तंत्रीय विकार होता है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो सही आंसर हमारा इसमें ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है? एक तंत्रिकी विकार होती है जिसकी विशेषता होती है अक्षर और आकारों को बनाने में क्या महसूस करना? कठिनाई महसूस करना। व्याख्या भी है कि डिस्ग्राफिया एक तंत्रीय विकार होता है जिसकी विशेषता अक्षर और आकारों को बनाने में कठिनाई से है। इसमें लिखने, टाइपिंग और बरतने को लेकर व्यक्ति की जो चुनौतियां हैं उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विसर्जन, ऑप्शन बी है विभेदिक निर्देशन, ऑप्शन सी है संवर्धन, ऑप्शन सी है त्वरण गतिवर्धन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वरण गतिवर्धन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो त्वरण यानी कि जो गतिवर्धन होता है वो कहलाता है। व्याख्या भी है कि प्रतिभावान छात्र ऐसे छात्र जो प्रतिभा उनके अंदर होती है यानी कि वो किसी न किसी फील्ड में उचित अपने जो है वो माइंड को रखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो उन्हें शिक्षित करने का उपागम है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से क्या बढ़ाता है आगे, उसे ही हम त्वरण यानी गतिवर्धन कहते हैं। ये कक्षा छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर या तेज गति से पाठ्यक्रम पूर्ण करके आसानी से किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? कक्षा को छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर और तेज गति से पाठ्यक्रम को पूरा करके आसानी से उसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संवेदनशीलता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है कि वे संवाद कौशलों का उच्च स्वर, ऑप्शन सी है कि कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन सी है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता और ऑप्शन डी है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। तो हमारी संवेदनशीलता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता होती है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, व्याख्या भी है कि संवेदनशीलता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक संचार और बातचीत और प्रतिबंधित या बार बार दोहराव वाले व्यवहार और रुचियों में प्राय समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे है कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। सेकंड है कि जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं उन्हें शामिल करें। थर्ड है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें और फोर्थ है कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो विविधता जो होती है उसको बाधा के रूप में देखना नहीं होता, यानी फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। अगर फोर्थ गलत है तो ये भी फोर्थ है, ये भी फोर्थ है और ये भी फोर्थ है, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। व्याख्या भी है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, यानी कि अलग अलग जो दृष्टिकोण होता है उसको शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित जो पूर्व ग्रह हैं उनकी जांच करें और विविधता को एक अवसर के रूप में देखें ना कि बाधा के रूप में। हमें विविधता को कैसे देखना चाहिए? अवसर के रूप में, ना कि बाधा के रूप में। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, यानी कि विद्यार्थियों की जो सीखने की शैली होती है उसमें विविधता। ऑप्शन ए है को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और अवरोधक के रूप में देखना चाहिए, पहले बोल दिया था मैंने कि बाधा के रूप में देखना नहीं चाहिए। सेकंड है कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूप लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उपेक्षा की नहीं सकती, उपेक्षा निगेटिव में चला जाएगा, तो ऑप्शन सी भी हट गया। डी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान में रखना चाहिए?
भी निगेटिव में है तो हट गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को हमें महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के जो प्रतिबिंब हैं इनके रूप में उन्हें देखना चाहिए। विद्यार्थियों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा शास्त्र है उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन है कि विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों के उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की अपनी जो क्षमताएं हैं उसको सीखने और समृद्ध करते हैं। फर्स्ट है कि ए ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है लेकिन आर गलत है। सेकेंड है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर दोनों सही हैं। मतलब ये कह रहा है कि इसमें फॉल्स यानी कि गलत है। थर्ड है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। थर्ड है सही तो है पर सही व्याख्या नहीं है। तो जैसे हमने अपने ऑप्शंस में देखा था कि हमारे बिल्कुल सही थे और सही व्याख्या कर रहे थे, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की जो क्षमताएं हैं उनको सीखते और समृद्ध करते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। ऑप्शन ए है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ऑप्शन बी है तथ्यों को रटना, बिल्कुल गलत है। थर्ड है यंत्रवत याद करने में पूरा अभ्यास में उत्कृष्ट होना, ऑप्शन डी है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। नहीं, ये सब निगेटिव में है। ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। व्याख्या भी है कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य बालकों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। शिक्षक को जो नई अवधारणाएं हैं और सामग्री हैं उनको पेश करने के बाद छात्रों को वे सीखने की आज़ादी भी देनी चाहिए जो वे सीखना चाहते हैं। ये तरीका निश्चित रूप से छात्रों के समालोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन ए है कि तर्क संगत से अनुभवजन्य होती है, ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट होती है, ऑप्शन सी है अमूर्त से मूर्त होती है, ऑप्शन डी है जटिल से सरल होती है। तो जैसे हमें पता है कि जब अवधारणा सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक होगी तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वही है कि बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखेंगे जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगी। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का उपयोग निगमनात्मक विधि में किया जाता है। इसका सर्वप्रथम नियम दिए जाते हैं, फिर छात्रों को अधिक से अधिक समस्याएं होती हैं उसको हल करने के लिए नियमों को लागू करने के लिए कहा जाता है। पेडागोजी क्या आता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये देश को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो तनुज है उसने कहा कि वो तो भाला फेंक में हिस्सा लेगा लेकिन उसकी बहन नहीं ले सकती क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो भाला फेंक में हिस्सा नहीं लेती, इसीलिए उसकी जो बहन होगी वो रस्सी कूदने में लेगी हिस्सा, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे ही काम कर पाती हैं। तो ये सब किसको प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए है कि जेंडर संबंधता को, ऑप्शन बी है जेंडर समानता को, ऑप्शन सी है जेंडर समता को और ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता को। बिल्कुल सही बात है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को यानी जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन दे रहा है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, कई बार मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो बहुत समय से परंपरा चली आ रही है उसको ही आगे बढ़ाना ही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। जैसे कि है कुछ लड़कियों को काम दे दिए जाते हैं, जैसे घर में खाना बनाने का होता है और अगर तुम लड़की हो तुम आर्ट साइड ले सकती हो और तुम भाला नहीं फेंक सकती, तुम रस्सी कूद सकती हो। तो ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां तो आजकल सारे काम करती है लेकिन उनके वो काम बांट दिए गए हैं कि
खाना वाला काम है सिर्फ लड़की ही करेगी, सफाई का काम है वो लड़की ही करेगी। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता यानी बहुत समय से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ाना ही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। इसमें तनुज ने भी यही कहा था कि उसकी बहन जो है वो भाला फेंक में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो एक लड़की है, इसलिए वो रस्सी कूदने में लेगी, इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता है जिसको आजकल नकार दिया गया है। हमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि लड़कियां तो हर काम में आगे हैं। व्याख्या भी है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा होती है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को उसके लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। यानी कि लड़कियों की अपनी अलग जिम्मेदारियां, व्यवहार और कार्य होते हैं, लड़कों के अपने अलग होते हैं। और तो लड़के और लड़कियों के जो अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाते रहना ही स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज ने भी कहा कि वह भाला फेंकेगा और उसकी बहन रस्सी कूदेगी क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए वह भाला नहीं फेंक सकती। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। अगर वो ये कहता कि उसकी बहन का इंटरेस्ट जो है वो रस्सी कूदने में है, भाला फेंकने में नहीं, इसीलिए वो रस्सी कूदेगी, तो वो जो होता है वो जेंडर रूढ़िवादिता नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसे कहते क्योंकि वह एक लड़की है तो वो जेंडर रूढ़िवादिता पर चला गया। नेक्स्ट है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। ऑप्शन ए है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है। ऑप्शन ए बी है कि एक सही समाधान पर स्थिर है और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है कि गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी है कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर क्या है रिश्ता। अपसारी चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को करता है प्रोत्साहित। किसको करता है अपसारी चिंतन? कई सारे आंसर्स को प्रोत्साहित करता है। जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो एक सही समाधान पर स्थित है। अभिसारी जो है वो एक सही समाधान पर स्थित है जबकि अपसारी जो है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या है कि जेफी गिलफोर्ड नामक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1956 में अभिसारी और अपसारी चिंतन शब्द प्रतिपादित किए थे। किसने किए थे? जेफी गिलफोर्ड ने किए थे। याद रखना, जो जेफी गिलफोर्ड थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 1956 में अभिसारी और जो अपसारी चिंतन शब्द है इसको क्या किया? प्रतिपादित किया। अपसारी चिंतन जो होता है वो अभिसारी चिंतन के विपरीत यानी कि उल्टा होता है और इसमें अधिक रचनात्मकता शामिल होती है। ठीक है, अपसारी चिंतन की कैसे होता है? अपोजिट होता है और इसमें अपसारी चिंतन में होती है वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जो होती है वो अधिक होती है। अपसारी चिंतन से आप विचार उत्पन्न कर सकते हैं और किसी समस्या के कई समाधान यानी उत्तरों को विकसित कर सकते हैं। अपसारी चिंतन से क्या होता है कि आप जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? उत्पन्न, और किसी समस्या के कई सारे जो समाधान मतलब उत्तर, उसको भी कह सकते हैं विकसित। जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो किसी समस्या के एक अच्छी तरह से परिभाषित समाधान तक पहुंचने पर होता है केंद्रित, अर्थात अपसारी चिंतन किसी समस्या के कई समाधान इन उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन समस्या के एक समाधान पर स्थित होता है। कुल मिलाकर आपको बस ये याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो हमारे अभिसारी और जो अपसारी चिंतन थे ये शब्द जेफी गिलफोर्ड ने 1956 में प्रतिपादित किए कि जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो अपसारी चिंतन होता है वो ज़्यादा क्रिएटिविटी उसमें शामिल होती है अपसारी चिंतन के मुकाबले, और इसके हम कई सारे उत्तरों को एक साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा अपसारी चिंतन होता है वो एक साथ कई आंसर्स देता है जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो एक समस्या पर समाधान जो होता है वो देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है मतलब गलत पूछा है। ऑप्शन ए है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही बात है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी तरीके से टीचिंग करें, ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं जो बहिष्कृत ना करें, यानी कि जो अलग थलग महसूस ना करवाए बच्चों को। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है।
नहीं, आगे देख लेते हैं। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी सही लग रहा है कि समावेशी शिक्षण जो होता है वो शिक्षा शास्त्र के उन तरीकों को अपनाता है जो आवश्यकताओं का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। पॉजिटिव में जा रहा है कि भाषा शैली में अंतर को कर रही है समायोजित और सहयोग को कर रही है, दे रही है बढ़ावा। लास्ट है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। बिल्कुल गलत, इसने निश्चित कर दिया है कि जो पाठ्यचर्या है और मूल्यांकन है उसके आसपास ही रहे। बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है जी। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि हम बढ़ावा दें लोगों अलग अलग जाति, धर्म, लिंग भेदभाव इनके आधार पर बिल्कुल भी ना करें, सबको एक साथ शिक्षा दें, उनकी जो भिन्नताएं होती हैं उनको अपनाएं हम शिक्षा में। ठीक है, व्याख्या भी है कि अनुकूल मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने यानी शिक्षण के विकास के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ शिक्षार्थियों के लिए समावेशी स्कूलों की सिफारिश करती है। क्या करती है कि जो होता है हमारा अनुकूल मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है ये शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ जो शिक्षार्थी होते हैं उनके समावेशी स्कूल की करती है सिफारिश कि समावेशी स्कूल में उन्हें पढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में जरूरी है कि उन सभी प्रथाओं और विचारधारा का पता लगाएं जो कि समावेशी शिक्षा प्रणाली के सृजन और विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इस संदर्भ में निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। यानी कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए कि हमें सभी प्रथाओं और विचारधाराओं का पता लगाना चाहिए जिसमें जो समावेशी शिक्षा प्रणाली है उसके सृजन और विचारधारा को बढ़ावा मिल सके, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन इसने कह दिया है कि वो केंद्र में ही सिर्फ रहती है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सही बात है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, पहले से जिनके बारे में उन्हें नॉलेज होती है उसके आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अभिकथन तो सही है। कारण है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये भी सही बात है कि पैटर्न जो होते हैं उसको ढूंढें और जो पिछला ज्ञान होता है उसके आधार पर जुड़ाव बनाएं और अपने नए ज्ञान को जोड़ें, तो इससे क्या मिलती है, उन्हें संसाधित करने में मदद मिलती है। यानी कि बिल्कुल सही है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। सही बात है, ये और बिल्कुल सही थे, ये और आर और सही व्याख्या भी कर रहे थे, तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड सही तो है पर सही व्याख्या नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत है क्योंकि सही भी थे और व्याख्या भी सही कर रहे थे। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि ज्ञान का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थी अन्वेषण, प्रतिबिंब और बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से किसी विषय और अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। ज्ञान निर्माण क्या होता है? ज्ञान का निर्माण करना एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा शिक्षार्थी जो होते हैं वो अन्वेषण, प्रतिबिंब और बातचीत के माध्यम से एक्टिव होकर किसी विषय और अवधारणा के बारे में क्या बनाते हैं, अपनी समझ तथा शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का भी निर्माण कर लेते हैं। इसके अनुसार पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संसाधित करने में भी मदद मिलती है, इसलिए बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ई और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। सेकेंड है कि और सही तो है पर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि और दोनों गलत हैं। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर कैसा है, गलत है। व्याख्या भी है कि बाल्यावस्था या बचपन वह आयु होती है जिसमें बच्चे जो संस्कृतियां होती हैं उनके बीच अंतर को अनुभव करते हैं और ये भी सीखते हैं कि विविध संस्कृति कैसे उनके जीवन को एक दूसरे से अलग बनाती है। मतलब बचपन या बाल्यावस्था, बचपन वह आयु होती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं कि संस्कृतियों के बीच अंतर होते हैं उसका अनुभव करने लगते हैं, साथ ही विविध संस्कृति कैसे उनके जीवन को अलग बनाती है ये भी वो जान जाते हैं।
अर्थात बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से क्या किया जाता है, अनुभव। बच्चे के बचपन के सामाजिक निर्माण के सिद्धांतों में यह विचार शामिल है कि बचपन जीवन का एक अलग चरण है, अर्थात बच्चों का विकास गैर सार्वभौमिक है और ये अंतर सांस्कृतिक मतभेदों के अधीन है, इसलिए ये सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शन ए है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। सेकंड है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण मतलब बाहर वाला आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। थर्ड है कि सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण और ऑप्शन डी है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि असफलता और सफलता दोनों के लिए कैसा आरोपण, आंतरिक आरोपण। ठीक है। व्याख्या भी है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार सफलता के लिए और असफलता के लिए दोनों के लिए कैसा आरोपण, लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है आंतरिक आरोपण से। ठीक है। आंतरिक आरोपण से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। इसके आंतरिक आरोपण समूह शिक्षार्थियों को एक ही गतिविधि में बार बार संलग्न होने के लिए भी प्रेरित करता है। शिक्षार्थियों में ये क्षमता कार्यों की सफलता और विफलता के लिए परिणामों से आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ऑप्शन ए है कि छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा होता है। गलत, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था जहाँ पे मानकीकृत परीक्षण आ जाए वो निगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट है कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ये भी गलत है, निष्क्रिय यानी कि निगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड है कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित है और फोर्थ है कि पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, यानी सीखना जो प्रामाणिक कार्य होते हैं उस पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। व्याख्या भी है कि प्रगतिशील शिक्षा एक दर्शन है जो सीखने यानी कि शिक्षण को अनुभवात्मक, आकस्मिक और सहयोगात्मक रूप प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अनुभवात्मक, आकस्मिक और सहयोगात्मक रूप प्रदान करते हैं। किसको, सीखने को। प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि सीखना प्रामाणिक और आनंददायक होना चाहिए। सीखना कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक और आनंददायक। और सबसे अच्छे शिक्षक वे हैं जो छात्रों को अपने विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। ऑप्शन बी है कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी है मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। ऑप्शन डी है मोटर डेवलपमेंट यानी कि गतिक विकास। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। विकास के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना भी सीख लेता है कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है और इसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका वर्णन करने कैसे करना है, इसके लिए किसका, चिंतन का, स्मृति, मेमोरी का, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी की प्रक्रियाएं होती हैं उनका यूज करते हैं। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से जुड़े जो कौशल हैं इनके समूह के अधिग्रहण का क्या होता है, प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि देश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है असंतुलन, ऑप्शन बी है निजी वाक, ऑप्शन सी है अनुकूलन और ऑप्शन डी है संगठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजी वाक यानी कि इनर स्पीच। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक यानी कि इनर स्पीच बच्चों में शुभ नियमन के लिए होता है महत्वपूर्ण। व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक इनर स्पीच जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्व नियमन के लिए जरूरी है। निजी वाक को मौखिक सोच, आंतरिक भाषण, गुप्त आत्मचर्चा, आंतरिक वार्तालाप और आंतरिक संवाद के रूप में भी जाना जाता है। आंतरिक भाषण या निजी वाक को बचपन और वयस्कता दोनों में अनुभूति और व्यवहार के स्व नियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके स्वयं के निहितार्थ होते हैं। नेक्स्ट है विकथन और कारण वाला। विकथन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में जो बच्चे हैं वो कार्यों को उनको परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। पहला है कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। सेकेंड है सही है पर सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ है कि और दोनों गलत है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्याख्या भी है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून कैसे हैं, नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसी प्रकार लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से यानी क्रमों में चरणों से होता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 चरणों में होता है। प्रत्येक चरण के उन्होंने 2 चरणों में विभाजित किया है, 2 अन्य चरणों में इन्होंने बांटा है, जो इस सिद्धांत को बताता है कि नैतिक तर्क मुख्य रूप से निर्णय की खोज और उसे बनाए रखने पर है केंद्रित, इसलिए ये और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि की बात की थी, जिसने इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है, ये भी याद रखना। अंतर्व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। सेकंड है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। थर्ड है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। फोर्थ है स्थानिक या प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूजिकल, संगीत में परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स यानी प्रदर्शन और रचना करने के कौशल। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता का तात्पर्य संगीत पैटर्न के प्रदर्शन, रचना और सराहना कौशल से होता है। संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता में संगीत के रूपों को समझने, बनाने और व्यक्त करने की जो क्षमता इनकी कैपेसिटी होती है वो भी शामिल होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कि जो अधिगम लर्निंग होती है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। सही है कि जो लर्निंग होती है वो शिक्षार्थी के जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले की होती है ज्ञान, उस पर निर्भर करता है। सेकेंड है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। थर्ड है कि अधिगम सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है। और फोर्थ है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो हमसे इसने गलत पूछा था, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि तो एक उत्पाद है, ये गलत बात है, ठीक है। जबकि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है और अधिगम सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होती है। ये दोनों बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन गलत पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या है, सही क्या गलत।
व्याख्या है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है, और ये कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, क्योंकि अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि एक उत्पाद है। लर्निंग क्या होती है? ये एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है, उत्पाद नहीं होती है, प्रोडक्ट नहीं होती है। अधिगम एक मौलिक और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी है? मौलिक है और जीवन भर चलने वाली है प्रक्रिया। मनोवृत्ति, भय, हाव भाव, गत्यात्मक कौशल, भाषा कौशल आदि अधिगम के उत्पाद होते हैं। ये स्वयं अधिगम नहीं होते। ये सब क्या होते हैं? मनोवृत्ति, भय, हाव भाव, हमारे गत्यात्मक कौशल, भाषा कौशल, ये अधिगम के ही उत्पाद, ये स्वयं अधिगम नहीं है, याद रखें। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी है कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी है निष्क्रिय अनुसरण और ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया शट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, डाइवर्ट थिंकिंग। समस्या समाधान को बढ़ावा देता है तो अपसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। व्याख्या है कि अपसारी चिंतन जो है वो किसी समस्या के समाधान को बढ़ावा देता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने में वो क्या करता है? वो आगे उसको बढ़ावा देता है। ठीक है। अपसारी चिंतन की अवधारणा अमेरिका के जो मनोविज्ञान के जेफी गिलफोर्ड, उन्होंने 1956 में प्रस्तुत की थी। 1956 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जेफी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत की थी अपसारी चिंतन की अवधारणा। अपसारी चिंतन खुले, सहज और मुक्त प्रभाव वाले तरीके से कई अलग अलग विचारों और संभावनाओं को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती हैं। अपसारी चिंतन क्या होती है? खुले, सहज और मुक्त अंतर वाले जो मुक्त प्रभाव वाले जो तरीके होते हैं उनको अलग अलग विचारों संभावनाओं को उत्पन्न करने की होती है प्रक्रिया। अपसारी सोच छात्रों को किसी समस्या या फिर अवधारणा को कई दृष्टिकोणों से देखने की भी हमें अनुमति देता है और उन्हें नवाचार और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्य समाधान उत्पन्न करने में क्या बोलता है? हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ऑप्शन ए है पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन बी है पहले स्तर के दूसरे चरण में, ऑप्शन सी है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ऑप्शन डी है तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो अपना ही लाभ देखेंगे तो पहले स्तर के दूसरे चरण में, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल में होता है। व्याख्या है कि कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत जो दिया था उसने 3 प्राथमिक स्तरों में से विभाजित किया था और प्रत्येक स्तर के 2 चरण थे, यानी कि 6 चरण थे। नैतिक विकास के इन प्रत्येक स्तरों पर 2 चरण होते थे और उनके नैतिक सिद्धांत के अनुसार इसके पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे आत्म केंद्रित होते थे और किसी कार्य को करने में अपना लाभ खोजते थे। कौन से? पहले चरण के दूसरे स्तर में कैसे होते थे बच्चे? आत्म केंद्रित, यानी कोई भी चीज करने में अपना लाभ खोजते थे। नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दिखाते थे और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के अधिकारों पर भी कार्य पर क्या करते थे? निर्णय लेते थे। नेक्स्ट है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन ए है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन बी है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, थर्ड है कि सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, फोर्थ है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए विद्यार्थियों के समावेशन के लिए वंचित वर्गों से। व्याख्या भी है कि आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 8C में प्रावधान है कि संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ किसी भी आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 8 के C में क्या कहा गया है? ये प्रावधान किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि कमजोर वर्ग के बच्चे हैं और वंचित वर्ग के हैं उन पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से न रोका जाए, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उन्हें प्रदान करनी चाहिए। अब वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था। इससे पहले मैंने फरवरी वाले, मार्च वाले और जो 2012-13 में हुए थे वो सारे PYQ वगैरह दिए ना
देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर दिया कीजिए और हमारे जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है उस पर भी हमें फॉलो कर लीजिए अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। थैंक यू।